स्वागत है आप सभी का आज के प्रकरण में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रदत्तों का रेखाचित्रीय प्रदर्शन के संदर्भ में। उससे पूर्व कल की कक्षा में हमने अध्ययन किया था कि बारंबारता सारणी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है जब हमें डाटा n<30 दिया गया हो और n>30 दिया गया हो, तो किस तरीके से बारंबारता सारणी का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके आधार पर हमने अध्ययन किया कि रेखाचित्रीय प्रदर्शन किस तरीके से किया जाता है। तो हमने इसमें जाना कि रेखाचित्र या ग्राफ किसे कहते हैं और रेखाचित्र बनाने वाली विधि को रेखाचित्रण कहा जाता है। इसमें भी हमने n<30 और n>30 के आंकड़ों से संबंधित चित्र का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसके अंतर्गत हमने रेखाचित्र बनाते हुए ध्यान देने वाली बातों पर परिचर्चा की और साथ ही साथ हमने अध्ययन किया कि रेखाचित्रण की वो कौन सी विधियां हैं जिसके माध्यम से आंकड़ों का चित्रीय प्रदर्शन व्यवस्थित किया जाता है। इसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया वृत्त रेखाचित्र को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसमें हमने जाना कि रेखाचित्र बनाते हुए हमें यह विशेष ध्यान रखना है कि जब वृत्त रेखाचित्र का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है तो हमें 360 डिग्री में दिए गए वर्गांतराल के मान और फ्रीक्वेंसी के मान को व्यवस्थित करना है। इसके लिए हमने वर्गांतराल और फ्रीक्वेंसी को लिखने के पश्चात 360 डिग्री के अंश का मान निकालने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया, 360 गुणा के आवृत्ति बटे कुल संख्या। हमने प्रत्येक आवृत्ति को 360 से गुणा किया और उसके कुल संख्या से भाग दे दिया। जब हमने प्रत्येक आवृत्ति को इसी विधि से सॉल्व किया तो हमारे पास 360 डिग्री का वैल्यू आया, जिसको कि हमने अंत में कुल मान के साथ में जोड़ दिया। आए हुए प्रत्येक वर्ग के अंश को हमने चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया, जिसमें इस प्रकार का चित्र हमारे पास बन के सामने आया है। हमने पहले भाग के अंश को व्यवस्थित किया, उसके पश्चात हमने द्वितीय भाग को व्यवस्थित किया, तृतीय भाग को व्यवस्थित किया, चतुर्थ भाग को पंचम, षष्ठ और सप्तम अंश का विभाजन करके एक वृत्त का निर्माण किया। इसके पश्चात दंड रेखा चित्र के बारे में हमने जाना, जिसमें हमने स्तंभ की आकृति में आंकड़ों को व्यवस्थित किया। इसमें पुनः हमारे पास दी गई वैल्यू हैं। इन वैल्यूज़ को हमें रेखाचित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है। इसके लिए हमने इधर फ्रीक्वेंसी को दिखाया और डाउन में हमने इसके CI के मान को दिखाया और IV फ्रीक्वेंसी के मान को किस वर्ग में वो मान आया है उस स्तर तक लेकर जाने के बाद एक बिंब की आकृति में उसे स्थापित किया। इसी प्रकार से हर समूह की फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बार का प्रयोग किया और इस प्रकार हमारा बार डायग्राम तैयार हुआ। तत्पश्चात हमने तुलनात्मक बार डायग्राम का अध्ययन किया, जिसमें दो चरों का एक साथ चित्रीय प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया। हमारे पास आंकड़ा था लड़के और लड़कियों से संबंधित। इनके प्राप्तांकों और इनकी फ्रीक्वेंसी को हमने एक ही चित्र में प्रदर्शित किस प्रकार से करना है यह जाना। इसके लिए हमारे पास मैंने कहा था कि बहुत सारे कंपैरेटिव बार डायग्राम बनाए जा सकते हैं बहुत सारे तरीक़ों से, किंतु हमने यहाँ पे एक तरीके का प्रयोग किया है जिसमें हमने लड़कियों के बार डायग्राम को निर्मित किया और लड़कों के बार डायग्राम को निर्मित किया एक ही बार डायग्राम के अंतर्गत। जब दो चरों को एक ही डायग्राम के अंदर प्रदर्शित करते हैं तो उसे कंपैरेटिव बार डायग्राम कहा जाता है। इसमें गर्ल्स की फ्रीक्वेंसी उनके दिए हुए प्राप्तांकों के आधार पर दर्शाई गई है और उनके जो प्राप्तांकों के आधार पर फ्रीक्वेंसी निकली है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से बालकों के प्राप्तांकों को और उनकी फ्रीक्वेंसी को भी बार डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। अब आज के प्रकरण में
हम जानेंगे इससे आगे कि संचयी आवृत्ति वक्र जो एक और विधि है प्रदत्तों का रेखाचित्रण का, इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इस बारे में हम आज के प्रकरण में अध्ययन करेंगे। यह एक ग्राफीय विधि है। इसके द्वारा प्राप्तांकों को एक नए तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। ये हमारे पास सामूहिक रूप से CI में कुछ अंक या समूह दिए गए हैं। इन समूह के फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि दी गई फ्रीक्वेंसी को जोड़कर उसके पश्चात जो मान हमारे पास आ रहा है प्रत्येक समूह का, उसको उसके आधार पर हमको रेखाचित्र का प्रदर्शन करना है। तो सबसे पहले हम इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मान लिखते हुए यह ध्यान रखते हैं जो CI की वैल्यू है उसमें वर्ग असेंडिंग में शुरू हो रहा है या डिसेंडिंग की वैल्यू से शुरू हो रहा है। तो हमारा मान यहाँ पे 50 से 55, 55 से 60 यानी बढ़ती हुई स्थिति की ओर जा रहा है। अर्थात जब हम पहली फ्रीक्वेंसी को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो हम प्रारंभ करेंगे पहले छोटे समूह से जो कि है 50 से 55 जिसका मान है 20। तो हम पहले लिख देंगे 20। अब 20 में नेक्स्ट समूह की फ्रीक्वेंसी के मान को जोड़ देंगे यानी 20 + 13 तो वैल्यू हो जाती है 33। 33 + 17 तो वैल्यू हो जाती है 50। 50 + 23 तो वैल्यू हो जाएगी 73। 73 + 23 तो वैल्यू हो जाएगी 97। 97 + 12 तो वैल्यू हो जाएगी 109। 109 + 20 तो वैल्यू हो जाएगी 129 और हमारा n भी आया हुआ है 129। इसका अर्थ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही जोड़ा गया है। अब जब हम इसका चित्राकार में प्रदर्शन करेंगे तो चित्र में प्रदर्शन करते हुए इस और हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को लिखेंगे और इस और हम CI की वैल्यूज़ को लिखेंगे। इस प्रकार से हमारे पास एक कर्व की आकृति में रेखाचित्र बन जाएगा क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रत्येक फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता चला जा रहा है यानी प्रत्येक समूह में प्राप्तांकों के पुनरावृत्ति की वैल्यू को दोहराया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो रेखाचित्र बनकर हमारे समक्ष आएगा एक कर्व कभी उठा हुआ कभी पड़ी हुई स्थिति में ऐसा चित्र बनकर हमारे सामने आएगा। तो ऐसा चित्र कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के नाम से जाना जाता है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को अगली वाली फ्रीक्वेंसी के साथ में जोड़ा हुआ है और इस प्रकार से हमने टोटल n की वैल्यू के बराबर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मान को निकाला। इसके पश्चात हमारे पास आता है कम्युलेटिव परसेंटेज कर्व। ये भी एक विधि है डाटा को प्रदर्शित करने की। तो इस विधि से किस प्रकार से हम अपने आंकड़ों का रेखाचित्रण प्रस्तुत कर सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। इस विधि में संचयी आवृत्ति को प्रतिशत में बदला जाता है। इससे पूर्व वाले में हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी। अब हमको यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो ये वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसके आधार पर अब हमको इसकी परसेंटेज निकालनी है। इसके प्रतिशत का मान निकालना है कि एक समूह में कितने प्रतिशत हमारे क्या आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। तो ऐसे ही प्रत्येक समूह के हमको कम्युलेटिव परसेंटेज को निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। वही पैटर्न हम चलेंगे, सबसे छोटे समूह से शुरू करेंगे। तो 20 लिखा, 20 में 13 जोड़ा तो 33 हुआ, 33 में 17 जोड़ा तो 50 हुआ, 50 में 23 जोड़ा तो 73 हुआ, 73 में 24 जोड़ा तो 97 हुआ है, 97 में 12 जोड़ा तो 109 हुआ है, 109 में 20 जोड़ा तो 129 हुआ और n भी हमारा है 129। इसका अर्थ है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सही काउंट किया हुआ है। अब हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज। तो उसके लिए हम सूत्र
प्रयोग में लेकर आएंगे। सूत्र है संचित प्रतिशत आवृत्ति बराबर 100 गुणा गए आवृत्ति बटे कुल संख्या। अर्थात यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकालने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। उस सूत्र में हमने क्या किया कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं, प्रत्येक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हमने सबसे पहले 100 से गुणा करना है और उसके पश्चात हमने उसको n से भाग दे देना है। और ऐसा हम प्रत्येक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के साथ में करेंगे। प्रत्येक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 100 से गुणा किया जाएगा और n से भाग दे दिया जाएगा। इस आधार पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रतिशत के मान को 100% से डिनोट किया जाता है, तो अर्थात हमें प्रत्येक समूह की वैल्यू 100% में से जाननी है कि 100% का कितना मान एक समूह के अंतर्गत उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। तो पहले समूह में हमारा मान आया है 15.50, दूसरे में आया है 25.58, तीसरे में आया है 38.75, चौथे में आया है 56.58, पाँचवें में आया है 75.19 और छठवें में आया है 84.49 और अंत में आया है 100%। इसका अर्थ है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज अब निकल चुका है। अब इस प्रतिशत के मान के आधार पर ही हम अपना जो चित्र है उसे निर्मित करेंगे। पुनः हम नीचे की ओर CI की वैल्यू को लिख देंगे और इस ओर हम प्रतिशत की जो वैल्यू है उसको मेजर करेंगे। तो हमारा परसेंटेज 100 तक गया है, तो हमने यहाँ 120 तक वैल्यू दी हुई है। इसके आधार पर पहले समूह में प्रतिशत 15 कुछ आया था, दूसरे में उससे बढ़कर कुछ आया है, उसके पश्चात जो वैल्यू आई है 38.75, उसके बाद 56.58। तो इन वैल्यू के आधार पर हमने यहाँ पॉइंट्स को लगाया। इसके पॉइंट्स के आधार पर ये पॉइंट्स हैं प्रतिशत को प्रदर्शित करने वाले पॉइंट्स कि इस समूह में इतने प्रतिशत बच्चे हैं, इस समूह में इतने प्रतिशत बच्चे हैं, इस समूह में इतने प्रतिशत बच्चे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक समूह के प्रतिशत में बच्चों को चित्र के माध्यम से हमने दर्शाया हुआ है। इसके पश्चात आवृत्ति बहुभुज भी एक मेथड है जिसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हम डाटा का प्रदर्शन चित्र के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। बहुभुज से तात्पर्य है एक ऐसा चित्र जिसमें अनेक भुजाएं होती हैं और वह रेखा चित्र में आवृत्तियों को जो हम दर्शाते हैं इस चित्र में वो अनेक भुजाओं से प्रदर्शित किया जाता है। हमारे पास पुनः एक डाटा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है और n 129 है। आइए इसको देखते हैं कि बहुभुज में कैसे यह प्रदर्शित किया जा रहा है। हमारे द्वारा जो डाटा यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है, इधर हमने CI लिखी है, जिसको कि हमने 1 2 3 4 5 6 8 हमारे पास समूह हैं, इनको प्रदर्शित किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये CI को इंडिकेट कर रहे हैं। इसके पश्चात इधर के वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे इंडिकेट करने का कार्य कर रही है। तो यहाँ हमारे पास कई सारी भुजाएं आ जा रही हैं इस तरीके से, यहाँ उठी हुई भुजाएं आ रही हैं, ये फिर उठ गया है वैल्यू और यहाँ पर कभी डाउन जा रहा है। तो ये जो उठी और दबी हुई स्थिति में जो हमारे पास चित्र बन रहा है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी में कई सारे भुजाओं को प्रदर्शित करने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके में जिस चित्र में बहुत सारी भुजाएं प्रदर्शित होती हैं उसे आवृत्ति बहुभुज रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे कुछ विधियां जिनके माध्यम से हम किस तरीके से डाटा को रेखा चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ये हम जान सकते हैं या हम जाने हैं इसके बारे में।
अब बारी आती है जब हम रेखाचित्र बनाते हैं तो रेखाचित्र बनाने के कुछ लाभ हैं जिसके लिए इनको बनाया जा रहा है। सबसे पहले आता है कि इसके माध्यम से हम जो चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं उस चित्र के माध्यम से हम आँकड़ों की प्रकृति को अच्छे से समझ सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कौन-सा आँकड़ा बहुत विकसित हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में किस बच्चे ने बहुत अधिक अच्छे अंक पाए हैं, बहुत अच्छे अंक पाने वाले विद्यार्थी किस समूह में हैं, ये आसानी से जाना जा सकता है। कहाँ हम बहुत किसी चीज़ में पिछड़ रहे हैं, जहाँ बहुत अधिक कम अंक आए हैं, इसके बारे में भी आसानी से चित्र के माध्यम से हम जान सकते हैं, इसका एक लाभ है। साथ ही साथ चित्र के बनने से हमारे समय की बहुत बचत होती है। एक छोटा-सा चित्र हज़ारों शब्द कह जाता है, ये महान विद्वानों ने कहा हुआ है। तो चित्र जहाँ बनते हैं वो चित्र समय की बचत देते हैं और कम समय में अधिक ज्ञान को प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। इसके माध्यम से हम कई सारे आंकड़ों का एक ही ग्राफ में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी एक ही ग्राफ में कई सारे आंकड़ों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके आधार पर जो भी आंकड़े हैं उनका प्रदर्शन बहुत सजीव सा लगता है, उसके आधार पे निकला हुआ निष्कर्ष बहुत सजीव सा लगता है और एक वैज्ञानिक तथ्य के रूप में आंकड़े हमें एक नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसके आधार पर आंकड़ों की जो प्रकृति हमें वो सरलता से और शीघ्रता से समझ में आ जाती है। जहाँ कुछ लाभ होते हैं वहीं कुछ हानियाँ भी हैं। आइए रेखाचित्र से या इस विधि से होने वाली जो हानियाँ हैं आंकड़ों को समझने में वो क्या हैं उसको जानते हैं। रेखाचित्र का प्रयोग जब हम करते हैं तो कई बार निष्कर्ष निकालना बहुत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति प्रदत्त से संबंधित कार्य कर रहा है वो तो आसानी से उनको समझ जा रहा होगा, किंतु जो कि पहली बार उसका अवलोकन कर रहा है वो पहली बार में ही उन आंकड़ों का अर्थ या उसका निष्कर्ष निकालने में स्वयं को समर्थ नहीं पा पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आंकड़ों के माध्यम से जो शुद्ध स्थिति है किसी समस्या की वो अधिक स्पष्ट नहीं हो पाती। आंकड़े स्वयं में इतने उलझ जाते हैं, एक ही ग्राफ में एक चित्र को बनाने के बाद वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो इससे जो शुद्ध वैल्यू निकलनी चाहिए वो स्पष्टतः प्रदर्शित नहीं हो पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने रेखाचित्र बनाते हुए सही पैमाने का प्रयोग नहीं किया, इसके आधार पर पैमाने के मान बदलने पर जो हमारा रिजल्ट निकल रहा था वो भी बदल जाता है। इसीलिए एक निर्धारित पैमाने का प्रयोग करना ग्राफ में ये अत्यधिक आवश्यक है, जो कि पैमाने का कुशलतम प्रयोग बहुत क्लिष्ट भी बन जाता है कई कई बार, तो जो एक समस्या पैदा कर देता है। पैमाने में थोड़ा सा परिवर्तन सारा रिजल्ट बदल देगा, ये मैं बार बार भी कह रही हूँ। इसीलिए पैमाने का कुशलतम तरीके से प्रयोग करना, उसमें एक मैं कहूँ प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है कि पैमाने का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ये आना चाहिए। जब कोई विशिष्ट तरीके का चित्र बनता है तो उसे जनसामान्य नहीं समझ पाते हैं। जिसने कार्य किया है केवल वही व्यक्ति उसको समझ पाता है और जनसामान्य नहीं समझ पाते, जिससे कि उस चित्र का महत्व समाप्त हो जाता है। तो ये कुछ रेखाचित्र से होने वाली हानियाँ हैं। ये आपके लिए अभ्यास के लिए एक प्रश्न है जिसके आधार पर आपको पाई डायग्राम और बार डायग्राम का निर्माण करना है। ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं CI और F के आधार पर। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।